एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन नए जूते खरीदने के लिए बाजार गए। उन्होंने एक दुकान पर सुंदर और मजबूत जूते देखे जो उन्हें बहुत पसंद आए। उन्होंने दुकानदार से पूछा, भाई, इन जूतों की क्या कीमत है? दुकानदार ने मुल्ला की सादी वेशभूषा देखकर सोचा कि यह कोई गरीब आदमी है जो ज्यादा पैसे नहीं देगा। इसलिए उसने लापरवाही से कहा, इन जूतों की कीमत तुम्हारे लिए 50 सिक्के। मुल्ला को कीमत ज्यादा लगी, इसलिए उन्होंने थोड़ी मोलभाव करने की कोशिश की। लेकिन दुकानदार अकड़कर बोला, अगर लेना है तो लो, वरना किसी और दुकान पर चले जाओ। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं अभी नहीं खरीद सकता, लेकिन जल्दी ही लौटूंगा। कुछ दिनों बाद मुल्ला अच्छे और महंगे कपड़े पहनकर उसी दुकान पर वापस गए। इस बार वे एक अमीर आदमी की तरह दिख रहे थे। उन्होंने वही जूते उठाए और दुकानदार से पूछा, भाई, इन जूतों की क्या कीमत है? दुकानदार ने सोचा कि अब कोई अमीर ग्राहक आया है, तो उसने तुरंत जवाब दिया, जनाब, यह बहुत ही खास जूते हैं, आपकी शान के लायक, बस 20 सिक्के में मिल जाएंगे। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, कुछ दिन पहले जब मैं साधारण कपड़ों में आया था तो यही जूते तुमने मुझे 50 सिक्कों में देने चाहे, लेकिन आज जब मैं अच्छे कपड़ों में हूँ तो इनकी कीमत 20 सिक्के हो गई। बताओ, यह जूते महंगे हैं या कपड़े? दुकानदार को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा हो गया। आसपास खड़े लोग भी हंसने लगे। मुल्ला बोले, याद रखना, असली कीमत चीज की होती है, खरीदार के कपड़ों की नहीं। उस दिन के बाद दुकानदार ने कभी भी किसी ग्राहक के कपड़ों से उसकी हैसियत तय करने की गलती नहीं की। कहानी 2। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के चौराहे पर बैठे थे। कुछ शरारती लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाने के लिए नई नई तरकीबें सोचा करते थे। उन लोगों ने सोचा कि आज मुल्ला की बुद्धि की परीक्षा ली जाए और उन्हें मूर्ख साबित किया जाए। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और मुल्ला के सामने 2 सिक्के रख दिए, एक बड़ा चांदी का सिक्का और दूसरा छोटा लेकिन सोने का सिक्का। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, इनमें से जो भी अच्छा लगे वो ले लो। मुल्ला ने दोनों सिक्कों को ध्यान से देखा और फिर बिना कोई झिझक बड़ा चांदी का सिक्का उठा लिया। यह देखकर वे सभी जोर जोर से हंसने लगे। दूसरा आदमी बोला, अरे मुल्ला, तुम तो सच में मूर्ख निकले। सोने का सिक्का छोटा जरूर है, लेकिन उसकी कीमत चांदी के सिक्के से कहीं ज्यादा है। गांव के लोग भी हंसने लगे। उन शरारती लोगों ने ठान लिया कि वे हर दिन मुल्ला के सामने यही 2 सिक्के रखेंगे ताकि बार बार उसका मजाक बना सकें। लेकिन हुआ कुछ अलग ही। मुल्ला हर दिन चांदी का बड़ा सिक्का ही उठाते और लोग हर बार उन पर हंसते। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। एक दिन गांव के एक बुद्धिमान आदमी ने मुल्ला को अकेले में रोककर पूछा, मुल्ला, तुम इतने मूर्ख नहीं हो सकते। जब तुम्हें पता है कि सोने का सिक्का ज्यादा कीमती है, तो फिर हर बार चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं सोने का सिक्का उठा लूं तो वे लोग मेरा मजाक उड़ाना बंद कर देंगे। फिर वे मुझे दोबारा सिक्के नहीं देंगे। लेकिन जब तक मैं चांदी का सिक्का उठाता रहूंगा, तब तक यह खेल चलता रहेगा और हर दिन मुझे एक नया सिक्का मिलता रहेगा। अब बताओ, मूर्ख कौन है? वह आदमी मुस्कुरा दिया और बोला, सच में मुल्ला, तुम तो हम सबसे ज्यादा चतुर निकले। उस दिन के बाद गांव वालों ने मुल्ला का मजाक उड़ाना बंद कर दिया, लेकिन मुल्ला की चतुराई की कहानियां चारों ओर फैल गईं। कहानी 3। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के पड़ोसी ने उनसे गधा मांगने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी। पड़ोसी, मुल्ला जी, मेरा गधा बीमार हो गया है और मुझे कुछ सामान बाजार से लाना है। क्या आप अपना गधा मुझे कुछ समय के लिए उधार दे सकते हैं?
मुल्ला को अपना गधा किसी को देने का मन नहीं था, लेकिन वे सीधे मना भी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने झूठ बोल दिया, माफ करना भाई, लेकिन मेरा गधा अभी यहाँ नहीं है। मैं उसे सुबह ही अपने खेतों पर भेज चुका हूँ। पड़ोसी निराश होकर जाने ही वाला था कि तभी घर के अंदर से मुल्ला का गधा जोर जोर से रेंकने लगा, ढेंचू ढेंचू। पड़ोसी चौंक कर रुका और गुस्से से बोला, मुल्ला जी, आप झूठ बोल रहे हैं। आपका गधा तो यही है, मैं खुद उसकी आवाज सुन सकता हूँ। मुल्ला ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, भाई, तुम मेरी बात पर भरोसा करोगे या एक गधे की? पड़ोसी हक्का बक्का रह गया और शर्मिंदा होकर बिना कुछ कहे वापस चला गया। गांव वालों को जब इस घटना का पता चला तो वे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कहानी 4। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार के बीचों बीच खड़े हो गए और जोर से चिल्लाने लगे, सुनो सुनो, मैं एक अनोखी शर्त लगाने वाला हूँ। जो यह साबित कर देगा कि वह इस शहर का सबसे बड़ा मूर्ख है, उसे मैं इनाम दूंगा। यह सुनते ही लोग उत्सुक हो गए और उनके चारों ओर भीड़ इकट्ठी होने लगी। कुछ लोग हंसने लगे तो कुछ सोचने लगे कि यह कैसी अजीब शर्त है। एक अमीर व्यापारी आगे आया और बोला, मुल्ला, मैं इस शहर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, मूर्ख तो कतई नहीं। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो यह साबित करने की क्या जरूरत है? मूर्ख तो वही होता है जो अपनी बुद्धिमानी का ढिंढोरा पीटे। लोग हंसने लगे और व्यापारी झेंपकर चुप हो गया। अब एक और आदमी आगे बढ़ा और बोला, मैं इस शर्त को नहीं मानता। यह तो सरासर बेवकूफी है। मुल्ला ने तुरंत कहा, तो तुम मानते हो कि यह बेवकूफी है, फिर भी तुम इस पर बहस करने आए? यह तो सबसे बड़ी मूर्खता है। लोग फिर हंस पड़े और वह आदमी भी चुपचाप पीछे हट गया। अब एक सीधा सादा किसान आगे आया और बोला, मुल्ला, मुझे इनाम की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सच कहूँ तो मैं कभी कभी बेवकूफी कर देता हूँ। शायद मैं ही मूर्ख हूँ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले वह असली मूर्ख नहीं बल्कि सबसे समझदार इंसान होता है। लोग तालियां बजाने लगे और मुल्ला ने उस किसान को इनाम दे दिया। सीख, असली मूर्ख वह नहीं जो अपनी गलती मान ले, बल्कि वह है जो अपनी बेवकूफी को भी बुद्धिमानी साबित करने की कोशिश करे। कहानी 5। एक दिन की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर के बाहर बैठे थे। धूप तेज थी और तभी एक मुसाफिर वहां आया। वह बहुत थका हुआ लग रहा था और उसकी ऊंट की पीठ पर भारी सामान लदा था। मुसाफिर ने मुल्ला से कहा, मुल्ला जी, मैं बहुत थक गया हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके घर की दीवार के पास अपने ऊंट को बैठाकर थोड़ी देर उसकी छाया में आराम कर लूं। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल। छाया का क्या कोई मालिक होता है? आराम करो। मुसाफिर खुश होकर ऊंट को बिठाकर छाया में बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, मुल्ला ने खंखारते हुए कहा, लेकिन भाई, छाया मेरी दीवार पर पड़ रही है और दीवार मेरी है, इसलिए तुम्हें इसका किराया देना होगा। मुसाफिर चौंक गया, परछाई का भी कोई किराया होता है? मुल्ला मुस्कराए, बिल्कुल। जब हवा, पानी और जमीन का टैक्स हो सकता है तो परछाई का क्यों नहीं? मुसाफिर समझ गया कि मुल्ला मजाक कर रहे हैं। उसने जेब से कुछ पैसे निकालकर मुल्ला की ओर बढ़ाए और कहा, ये लीजिए, ये परछाई का किराया है। मुल्ला ने पैसे हाथ में लिए और हवा में उछाल दिए। फिर बोले, अब परछाई के किराए की परछाई ले लो और चलते बनो। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे और मुसाफिर भी हंस पड़ा। उसने मुल्ला की समझदारी की तारीफ की और बिना किसी विवाद के आगे बढ़ गया। सीख,
कभी कभी हम बेवजह की चीजों में उलझ जाते हैं, लेकिन समझदारी से हर समस्या को हल किया जा सकता है। कहानी 6। एक दिन की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के चौक में खड़े थे। वहां बहुत भीड़ जमा थी और लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग खुद को सबसे बुद्धिमान साबित करने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ बस दूसरों को बेवकूफ ठहराने में लगे थे। तभी किसी ने हंसते हुए मुल्ला से कहा, मुल्ला बताओ, इस भीड़ में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह जानने के लिए मुझे एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। सबने कहा, बिल्कुल, बताओ क्या करना होगा। मुल्ला ने भीड़ को देखा और अपनी जेब से एक चमचमाता सोने का सिक्का निकाला। फिर दूसरी जेब से एक सूखा कटाफटा 5 रुपए का नोट निकाला। फिर उन्होंने भीड़ से पूछा, अगर तुम्हें इनमें से एक चीज चुननी हो तो क्या लोगे? भीड़ में से ज्यादातर लोगों ने कहा, अरे मुल्ला, सोने का सिक्का लेंगे, इसमें क्या सोचना। तभी एक गरीब लड़का आगे आया और उसने बिना सोचे समझे 5 रुपए का नोट उठा लिया। लोग हंसने लगे, हा हा हा, कितना बेवकूफ लड़का है, इसने सोने का सिक्का छोड़कर फटा पुराना नोट उठा लिया। मुल्ला मुस्कुराए और लड़के से पूछा, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? लड़का बोला, मुल्ला जी, अगर मैं सोने का सिक्का ले लेता तो ये लोग मुझसे छीन लेते या मुझे चोर समझते। लेकिन ये 5 रुपए का नोट कोई मुझसे नहीं छीनेगा और मैं इससे आज कुछ खा भी सकता हूँ। भीड़ चुप हो गई। मुल्ला ने भीड़ की ओर देखा और बोले, तो अब बताओ, सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन निकला? भीड़ में कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि वे समझ गए थे कि असली बुद्धिमान वही होता है जो हालात के हिसाब से सही फैसला ले। सीख, बुद्धिमानी सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं आती, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने की समझ से आती है। कहानी 7। मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन उनके गांव में दो आदमी आपस में झगड़ते हुए उनके पास पहुंचे। दोनों अपनी अपनी बात को सही साबित करने में लगे थे और चाहते थे कि मुल्ला उनका फैसला करें। पहला आदमी बोला, मुल्ला जी, इस आदमी ने मुझसे एक गधा खरीदा था और वादा किया था कि पैसे अगले महीने देगा। अब यह कह रहा है कि मैंने इसे गधा बेचा ही नहीं। दूसरा आदमी तुरंत बोला, मुल्ला जी, यह झूठ बोल रहा है, इसने कभी मुझे गधा बेचा ही नहीं। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और देखने लगे कि मुल्ला इस झगड़े का क्या हल निकालेंगे। मुल्ला ने दोनों को ध्यान से सुना और फिर आंखें बंद करके कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, मुझे पहले यह देखना होगा कि इस झगड़े की जड़ क्या है। फिर उन्होंने गांव वालों से पूछा, तो बताओ, यह झगड़ा क्यों हुआ? गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, मुल्ला जी, यह सब तो गधे के कारण हुआ है। मुल्ला ने सिर हिलाया और गंभीरता से बोले, तो असली मुजरिम गधा है, उसे बुलाओ, वही बताएगा कि सच क्या है। गांव वाले हंस पड़े और बोले, मुल्ला जी, गधा तो यहाँ है ही नहीं, वह तो इन दोनों में से किसी के पास है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो जब गधा ही नहीं आया तो यह मुकदमा कैसे चलेगा? अगर किसी को गधे की जरूरत नहीं है तो झगड़े की भी कोई जरूरत नहीं। दोनों झगड़ालू आदमी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और फिर हंस पड़े। उन्हें समझ में आ गया कि वे बिना वजह लड़ रहे थे। उन्होंने हाथ मिलाया और अपने अपने रास्ते चले गए। गांव के लोग भी हंसते हुए बोले, मुल्ला नसीरुद्दीन के फैसले का कोई जवाब नहीं। सीख, कई बार झगड़े की असली वजह इतनी छोटी होती है कि अगर उसे हटा दिया जाए तो झगड़ा खुद ही खत्म हो जाता है। कहानी 8। मुल्ला नसीरुद्दीन का गांव बड़ा ही अनोखा था।
वहां के लोग छोटी छोटी अफवाहों पर जल्दी यकीन कर लेते और बिना सोचे समझे फैसले कर लेते थे। एक दिन मुल्ला ने सोचा, इनकी आंखें खोलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सुबह सुबह मुल्ला गांव के चौक पर पहुंचे और जोर से चिल्लाने लगे, भागो भागो, नदी के किनारे एक खजाना मिला है। गांव वालों ने सुना और बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़े। कुछ लोग जूते पहनना भी भूल गए, कुछ घर का दरवाजा भी खुला छोड़ गए। सब भागते हुए नदी किनारे पहुंचे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। गांव वालों ने एक दूसरे को देखा और बोले, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या किसी ने हमें बेवकूफ बनाया? तभी एक आदमी बोला, लेकिन मुल्ला झूठ क्यों बोलेंगे? शायद खजाना जमीन के अंदर हो। अब सबने जमीन खोदनी शुरू कर दी। घंटों मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। उसी समय मुल्ला फिर गांव के चौक पर पहुंचे और जोर से चिल्लाए, अरे गांव में खतरा है। राजा की सेना गांव पर हमला करने आ रही है। जल्दी छिप जाओ। गांव वाले अब भी खजाने की तलाश में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह सुना, सब कुछ छोड़कर इधर उधर भागने लगे। कोई घर के अंदर छिप गया, तो कोई कुएं के पीछे दुबक गया। कुछ समय बाद जब कोई हमला नहीं हुआ, तो सबको समझ में आया कि फिर से उनके साथ मजाक हुआ है। वे गुस्से में मुल्ला के पास पहुंचे और बोले, मुल्ला, यह क्या मजाक है? तुम हमें बार बार बेवकूफ क्यों बना रहे हो? मुल्ला हंसे और बोले, मैंने कुछ नहीं किया। बेवकूफी तो तुम लोगों ने खुद की है। बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ते हो, बिना परखे किसी की भी बात मान लेते हो। अगर आज मैं तुम्हें 2 बार मूर्ख बना सकता हूं, तो सोचो बड़े बड़े ठग तुमसे क्या कर सकते हैं। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और सबने कसम खाई कि आगे से बिना सोचे समझे किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। सीख, हर बात को बिना परखे मान लेना मूर्खता है। जो सवाल पूछता है और पहले सोचता है, वही असली समझदार होता है। कहानी 9। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में 2 आदमी आपस में झगड़ते हुए उनके पास पहुंचे। दोनों बहुत गुस्से में थे और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। पहला आदमी बोला, मुल्ला जी, इस आदमी ने मेरी गाय चुरा ली है। यह मेरी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी। दूसरा आदमी चिल्लाया, झूठ, यह गाय मेरी है और यह मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और सबने कहा, मुल्ला जी, आप बहुत समझदार हैं। कृपया न्याय कीजिए। मुल्ला ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, यह तो बहुत गंभीर मामला है। इसका फैसला बहुत सोच समझकर करना पड़ेगा। मैं एक तरीका अपनाता हूं। उन्होंने दोनों को अलग अलग बुलाया और पहले आदमी से पूछा, अगर यह गाय तुम्हारी है तो बताओ, इसका दाना पानी कौन डालता था? पहले आदमी ने फौरन जवाब दिया, मैं ही डालता था। अब मुल्ला ने दूसरे आदमी से पूछा, अच्छा, जब यह गाय तुम्हारी थी तो यह किस नाम से बुलाने पर दौड़ी चली आती थी? दूसरा आदमी थोड़ा हड़बड़ा गया, फिर बोला, गाय गाय, इसे मैं चंपा कहकर बुलाता था। अब मुल्ला ने गांव वालों से कहा, अब हम गाय से ही पूछेंगे कि इसका असली मालिक कौन है। सब लोग हैरान हो गए कि भला गाय कैसे जवाब देगी। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हम गाय को दोनों से थोड़ी दूर कर देते हैं। फिर दोनों में से जो भी इसका असली मालिक होगा, वह जैसे ही इसे बुलाएगा, गाय उसी के पास चली आएगी। गांव वालों ने झट से गाय को थोड़ी दूर खड़ा कर दिया। पहले आदमी ने प्यार से आवाज लगाई,
आजा मेरी प्यारी आजा। गाय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर दूसरे आदमी ने जोर से कहा, चंपा आजा। गाय ने उसकी ओर देखा, पूंछ हिलाई और धीरे धीरे चल पड़ी, मगर बीच रास्ते में रुककर वापस पहले आदमी के पास चली गई। मुल्ला ने ठहाका लगाया और बोले, गाय ने खुद ही अपना मालिक चुन लिया। इसका असली मालिक यही पहला आदमी है। गांव वाले हंसने लगे और दूसरा आदमी भी अपनी गलती मान गया। उसने कहा, मुल्ला जी आपने कमाल कर दिया। सच में न्याय ऐसे ही होना चाहिए। पहला आदमी खुशी से अपनी गाय को सहलाने लगा और दोनों झगड़ालू आदमी अब हंसते हुए एक दूसरे से माफी मांगने लगे। सीख, असली बुद्धिमत्ता वही है जो बिना किसी झगड़े के समस्या हल कर दे और सबको हंसते हंसते न्याय मिल जाए। कहानी 10। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे। मामला इतना बढ़ गया कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस विवाद को हल करने के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन के पास ले जाया जाए, क्योंकि उनकी चतुराई और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। दोनों आदमी मुल्ला के पास पहुंचे और अपनी अपनी बात कहने लगे। पहला आदमी बोला, मुल्ला जी, यह आदमी झूठा है। इसने मुझसे वादा किया था कि यह मेरी गाय को 1 हफ्ते के लिए रखेगा और मुझे बदले में 1 बोरी गेहूं देगा, लेकिन अब यह मुकर रहा है। दूसरा आदमी तुरंत बोला, नहीं मुल्ला जी, यह झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। गांव वाले भी असमंजस में थे कि सच कौन बोल रहा है। अब सबकी नजरें मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर थीं कि वे क्या फैसला सुनाते हैं। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, दोनों पक्ष अपनी बात कह चुके हैं। अब न्याय करने के लिए मैं 1 मिनट का ध्यान लगाऊंगा ताकि अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखाए। यह कहकर मुल्ला ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोच में डूब गए। पूरा गांव शांत हो गया, सब बेसब्री से इंतजार करने लगे। कुछ ही क्षणों बाद मुल्ला ने आंखें खोलीं और बोले, फैसला हो गया। न्याय केवल तब हो सकता है जब हम सच्चाई का बोझ महसूस करें। इस झगड़े का हल निकालने के लिए मुझे तुम्हारी ही तरह दर्द महसूस करना होगा। फिर मुल्ला ने गांव के एक व्यक्ति से कहा, मेरे सिर पर एक भारी बोरी रख दो। गांव वाले हैरान थे, लेकिन उन्होंने मुल्ला के कहने पर उनके सिर पर एक बोरी रख दी। मुल्ला कुछ देर बोरी को उठाए रहे, फिर बोले, बहुत भारी है, अब इसे उतार दो। जब बोरी उतार दी गई तो मुल्ला बोले, अभी भी मैं इसे अपने सिर पर महसूस कर सकता हूं, है ना? गांव वाले सहमति में सिर हिलाने लगे। मुल्ला ने आगे कहा, अगर इस आदमी ने सच में अपनी गाय और गेहूं का लेन देन किया होता तो इसे भी उस बोरी की तरह वह बात याद होती। लेकिन अगर इसे कुछ भी याद नहीं तो इसका मतलब यह झूठ बोल रहा है। यह सुनते ही गांव वाले दंग रह गए। दूसरा आदमी डर गया और सच कबूल कर लिया कि उसने गेहूं देने का वादा किया था, लेकिन बाद में धोखा देने की कोशिश की। मुल्ला ने कहा, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। अब इस आदमी को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। वह आदमी शर्मिंदा होकर बोला, मुल्ला जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गेहूं लौटा दूंगा। गांव वालों ने मुल्ला की बुद्धिमानी की सराहना की और वहां से हंसते हुए चले गए। मुल्ला नसीरुद्दीन का यह अजीबोगरीब न्याय गांव भर में चर्चित हो गया। कहानी 11। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के दिमाग में एक नया व्यापार करने का विचार आया। उन्होंने गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली और वहां एक बोर्ड लगा दिया, यहाँ बुद्धिमानी बेची जाती है। गांव के लोग हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि अरे, बुद्धिमानी कैसे खरीदी जा सकती है?
लेकिन चूंकि यह मुल्ला नसीरुद्दीन की दुकान थी तो कोई न कोई मजेदार बात जरूर छुपी होगी। पहला ग्राहक और अनोखा सबक। एक आदमी दुकान पर आया और बोला, मुझे कुछ बुद्धिमानी चाहिए। इसकी कीमत क्या है? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, सिर्फ एक चांदी का सिक्का। आदमी ने सिक्का दिया और मुल्ला ने उसे एक कागज पर लिख कर दिया। कभी भी बिना सोचे समझे अपने पैसे मत दो। वह आदमी भौंचक्का रह गया और गुस्से में बोला, अरे यह तो सब जानते हैं। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अब तक तो नहीं जानते थे, वरना मुझे सिक्का क्यों देते? गांव वाले ठहाके मारकर हंसने लगे। धीरे धीरे लोग बुद्धिमानी खरीदने आने लगे और मुल्ला की दुकान खूब चलने लगी। वे रोज मजेदार और चतुर जवाब लिखकर लोगों को देते और सिक्के कमाते। लेकिन एक दिन एक चालाक आदमी आया और बोला, मुल्ला, मैं तुम्हारी सारी बुद्धिमानी खरीदना चाहता हूँ। मुल्ला खुश हो गए और बोले, बहुत बढ़िया, लेकिन इसके लिए तुम्हें 100 सोने के सिक्के देने होंगे। आदमी ने झट से 100 सिक्के मुल्ला को दिए। मुल्ला ने सोचा, वाह, आज तो बढ़िया कमाई हो गई। फिर उन्होंने एक कागज पर लिखा, कभी भी लालच में आकर अपनी सारी बुद्धिमानी मत बेचो। अब मुल्ला खुद ही समझ गए कि उन्होंने लालच में आकर अपनी ही चालाकी बेच दी। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए और मुल्ला को अपना अनोखा व्यापार बंद करना पड़ा। कहानी 12। एक दिन दरबार में बैठे बैठे बादशाह अकबर का मन उचट गया। उन्होंने सोचा कि जरा अपने वजीरों और दरबारियों की अक्ल को परखा जाए। लेकिन तभी उनके कानों में एक नाम पड़ा, मुल्ला नसीरुद्दीन। कहते हैं मुल्ला बड़ा हाजिर जवाब और चतुर आदमी है, लेकिन क्या वह मेरे सवालों का जवाब दे पाएगा? बादशाह ने सोचा और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मुल्ला को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। थोड़ी देर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी वही पुरानी फटी पुरानी पगड़ी पहने हंसते हंसते दरबार में पहुंच गए। मुल्ला, बादशाह बोले, आज मैं तुम्हारी चतुराई की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब दे पाए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर नहीं दे पाए तो तुम्हें दरबार में सबसे मूर्ख घोषित कर दिया जाएगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इनाम तो आप दीजिएगा ही, लेकिन मूर्ख मैं पहले से ही हूँ, इसमें क्या संदेह करना। दरबार में ठहाके लग गए, लेकिन बादशाह गंभीर थे। उन्होंने पहला सवाल पूछा। सवाल 1, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? मुल्ला ने जरा भी सोचे बिना जवाब दिया, हुजूर, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य यह है कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा राजा क्यों न बन जाए, उसे एक दिन अपनी बीवी के आगे झुकना ही पड़ता है। दरबार में हंसी गूंज उठी, लेकिन बादशाह खुद अपनी रानी को याद करके थोड़ा असहज हो गए। उन्होंने जल्दी से दूसरा सवाल दागा। सवाल 2, सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन होता है? मुल्ला ने ठंडी सांस भरी, इधर उधर देखा और धीरे से कहा, हुजूर, मैं यह बात खुलकर नहीं कह सकता, क्योंकि फिर आप नाराज हो जाएंगे। बादशाह चौंक गए, क्यों नाराज हो जाऊंगा? मुल्ला बोले, क्योंकि सबसे मूर्ख व्यक्ति वही होता है जो अपनी मूर्खता का सबूत खुद ही मांग ले। अब की बार तो बादशाह की मूंछें भी हिल गईं और पूरी सभा ठहाकों से गूंज उठी। लेकिन बादशाह भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तीसरा सवाल पूछा। सवाल 3, अगर तुम्हें एक तरफ सोने की अशर्फियाँ दी जाएं और दूसरी तरफ अक्ल, तो तुम क्या चुनोगे? मुल्ला जरा भी झिझके बिना बोले, हुजूर, मैं अशर्फियाँ चुनूंगा। बादशाह मुस्कुराए, ओहो, तो तुमने भी मान लिया कि धन ही सबसे बड़ी चीज है। मुल्ला सिर हिलाते हुए बोले, नहीं हुजूर, क्योंकि इंसान वही चीज चुनता है जो उसके पास नहीं होती। आप अक्ल चुनते, लेकिन मैं तो गरीब आदमी हूँ, इसलिए मैं सोना लूंगा। बादशाह के होंठ खुले रह गए।
पूरा दरबार एक पल के लिए शांत हो गया, फिर जोरदार हंसी से गूंज उठा। बादशाह को मानना पड़ा कि मुल्ला सचमुच चतुर हैं। उन्होंने मुल्ला को सोने की अशर्फियों से भरी थैली भेंट की और कहा, तुम सच में हाजिर जवाब आदमी हो, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें और कठिन परीक्षा दूंगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगली परीक्षा के लिए मैं भी एक सवाल सोचकर रखूंगा, पर क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अब सवाल यह है, आखिर मुल्ला नसीरुद्दीन बादशाह से कौन सा सवाल पूछने वाले थे और क्या बादशाह उसका जवाब दे पाए? इस रहस्य को जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला नसीरुद्दीन और उल्टा न्याय। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप न्याय मांगने गए हों और फैसला सुनकर खुद सोच में पड़ जाएं कि यह इंसाफ है या ठगी? क्या कोई ऐसा न्याय कर सकता है जो देखने में उल्टा लगे लेकिन असल में सबसे सही हो? आज की कहानी में मुल्ला नसीरुद्दीन का ऐसा फैसला है जिसने पूरे शहर को हंसी और हैरानी में डाल दिया। कहानी शुरू होती है। गर्मियों की एक दोपहर थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दरवाजे के सामने बैठे ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी एक हड़बड़ाया हुआ आदमी उनके पास आया। मुल्ला साहब, मेरी मदद कीजिए, मेरा पड़ोसी मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रहा है। मुल्ला ने आंखें खोलीं, लंबी सांस ली और बोले, क्या अन्याय कर दिया तुम्हारे पड़ोसी ने? आदमी बोला, उसने मुझसे 500 अशर्फियां उधार ली थीं और कहा था कि अगले महीने लौटा देगा। अब जब मैं अपना पैसा मांगने गया तो उल्टा मुझसे कहता है कि मैंने ही उससे पैसे लिए थे। मुल्ला ने दाढ़ी पर हाथ फेरा, कुछ सोचा और बोले, चलो तुम्हारे पड़ोसी से बात करनी होगी। मुल्ला नसीरुद्दीन गांव के चौपाल पर पहुंचे। वहां पहले से ही बहुत लोग इकट्ठे थे। पड़ोसी पहले से ही बड़ी अकड़ के साथ बैठा था। जैसे ही मुल्ला पहुंचे वह चहकते हुए बोला, मुल्ला साहब, यह आदमी झूठा है। कहता है कि मैंने इससे पैसे लिए थे, जबकि असल में इसने ही मुझसे उधार लिया था। मुल्ला ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, ठीक है, हमें गवाही चाहिए। गांव का कोई आदमी बता सकता है कि असली उधार लेने वाला कौन था? सभी ने एक दूसरे को देखा। किसी को कुछ याद नहीं आया। मुल्ला मुस्कुराए, फिर बोले, ठीक है। जब कोई गवाही नहीं है तो हमें यह साबित करना होगा कि किसका सच ज्यादा मजबूत है। फिर मुल्ला ने दोनों को पास बुलाया और कहा, दोनों एक साथ नदी में छलांग लगाओ। जो डूबेगा वही झूठा होगा। सुनते ही भीड़ भौचक की रह गई। पड़ोसी गुस्से से बोला, यह कैसा न्याय है? डूबना और झूठ बोलने का क्या रिश्ता? मुल्ला बोले, सच का बोझ हल्का होता है, झूठ का बोझ भारी। जो झूठा होगा वह डूब जाएगा। दोनों डरते डरते नदी किनारे पहुंचे। लेकिन जैसे ही छलांग लगाने का समय आया, पड़ोसी पीछे हट गया और चिल्लाया, ठहरो, मुझे याद आया कि हाँ, मैंने ही उधार लिया था। गांव में हंसी की लहर दौड़ गई। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, देखो, झूठ का बोझ इतना भारी था कि इसे नदी में जाने ही नहीं दिया। लोग हंसने लगे और पड़ोसी शर्म से पानी पानी हो गया। उसने झट से 500 अशर्फियां लौटाई और चुपचाप वहां से खिसक गया। मुल्ला ने ठंडी हवा में हाथ फैलाए और बोले, न्याय हमेशा सही होता है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी लग सकता है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात जब मुल्ला अपने घर जा रहे थे, किसी ने उनकी जेब में एक चिट्ठी डाल दी। उस चिट्ठी में लिखा था, तुम चालाक हो, लेकिन क्या तुम मुझसे भी चालाकी में जीत सकते हो? अगर हाँ तो कल सुबह बाजार में मिलो। एक अनजान चोर। अब सवाल यह है, कौन था यह अनजान चोर
और क्यों उसने मुल्ला को चुनौती दी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला नसीरुद्दीन और बुद्धिमान चोर। क्या आपने कभी ऐसा चोर देखा है जो चोरी करने से पहले चेतावनी भेजे? और अगर मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे चालाक इंसान से मुकाबला करने निकले तो क्या वह सच में कामयाब हो सकता है? इस आखिरी कहानी में जानिए एक ऐसी चोरी की दास्तान जो होते होते रुक गई, लेकिन फिर भी अपने पीछे एक गहरी सीख छोड़ गई। चुनौती की रात। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब वह रहस्यमयी चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में चमक आ गई। वह मुस्कुराए और बोले, वाह! जब चोर खुद चोरी से पहले खबर दे तो यह देखने लायक तमाशा होगा। अगले दिन सुबह सुबह मुल्ला बाजार पहुंचे। वहां एक आदमी खड़ा था, एक लंबा चौड़ा चौकस आंखों वाला शख्स। उसने सिर झुकाकर कहा, मुल्ला साहब, मैं ही वो चोर हूं जिसने आपको चुनौती दी थी। मुल्ला ने हंसकर कहा, अच्छा, तो बताओ क्या तुम सच में मुझसे भी चालाक हो? चोर मुस्कुराया, अगर आप तैयार हो तो मैं आज ही आपकी जेब से सोने की अशर्फियां चुरा सकता हूं और आपको पता भी नहीं चलेगा। मुल्ला ने जेब टटोली। वहां वाकई उनकी अशर्फियों की थैली थी। वह बोले, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मेरी इजाजत है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी चालाकी को पहले ही भांप लूं तो फिर क्या करोगे? चोर ने कहा, अगर आप मुझे पकड़ लेंगे तो मैं अपनी चोरी की आदत हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। खेल शुरू। मुल्ला और चोर दोनों बाजार में घूमने लगे। चोर बहुत होशियार था। उसने धीरे धीरे मुल्ला की जेब के करीब हाथ बढ़ाया। लेकिन तभी, अरे रुको! मुल्ला जोर से चिल्लाए। चोर घबरा गया, हाथ तुरंत पीछे कर लिया। मुल्ला हंस पड़े, मैंने कुछ देखा नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि देखूं डरने वाला कौन है। चोर को अपनी गलती समझ में आ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक और चाल चली। इस बार उसने भीड़ में एक छोटे बच्चे को बुलाया और धीरे से कहा, यह थैली उस आदमी की जेब से निकालकर मुझे दे देना, मैं तुम्हें एक चांदी की अशर्फी दूंगा। बच्चा मान गया और धीरे धीरे मुल्ला की जेब के पास गया। लेकिन जैसे ही बच्चे ने थैली छुई, अरे छोटे मियाँ, क्या चाहिए? मुल्ला ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराए। चोर ने माथा पीट लिया। कैसे पकड़ लिया आपने? चोर ने पूछा। मुल्ला ने ठहाका लगाया, जो चोर खुद अपनी चोरी से पहले बताकर आता है वो चोरी करने के काबिल नहीं होता, क्योंकि असली चालाकी यह है कि किसी को खबर तक न हो। चोर ने सिर झुका लिया। आप जीत गए मुल्ला साहब, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बस यही तो असली जीत थी। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिना किसी सजा के, बिना किसी लड़ाई के एक चोर को बदल दिया। कहानी की सीख। चतुराई सिर्फ दूसरों को हराने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें सही राह दिखाने के लिए भी होती है। सच्चा न्याय हमेशा दिमाग से किया जाता है, न कि सिर्फ कानून से। और सबसे बड़ी बात, अगर चोर खुद अपनी चोरी की खबर दे दे तो वह चोर नहीं, मूर्ख होता है। कहानी 13। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ चाय खाने में बैठे थे। बातचीत के दौरान एक दोस्त ने कहा, मुल्ला, तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ज्यादा अक्लमंद हो, लेकिन क्या तुम कोई ऐसी शर्त जीत सकते हो जिसे जीतना असंभव लगे? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, मैं एक ऐसी शर्त लगाऊंगा जिसे तुम सब हार जाओगे और फिर खुद ही हंसने लगोगे। मुल्ला ने कहा, अगर तुम लोग मानते हो कि मैं बहुत अक्लमंद हूं तो यह बताओ, क्या मैं अपने गधे को लिखना सिखा सकता हूं? दोस्त हंसने लगे, ये नामुमकिन है मुल्ला, गधा कभी लिखना नहीं सीख सकता।
मुल्ला ने शर्त रखी, अगर मैं अपने गधे को लिखना सिखा दूं तो हर कोई मुझे एक एक अशर्फी देगा, और अगर मैं हार गया तो मैं तुम सबको एक एक अशर्फी दूंगा। अब गांव में चर्चा फैल गई कि मुल्ला अपने गधे को लिखना सिखाने वाला है। सभी लोग यह तमाशा देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करने लगे। मुल्ला ने अपने गधे के सामने एक स्लेट और चाक रख दिया। फिर उसने गधे के मुंह में थोड़ी सी गुड़ रख दी और जैसे ही गधा अपने मुंह से चाक पकड़ने लगा, मुल्ला ने खुशी से चिल्लाया, देखो, इसने लिखने के लिए चाक पकड़ लिया। गांव वाले हंसने लगे और बोले, मुल्ला, ये तो धोखा है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, मैंने बस कहा था कि मैं इसे लिखना सिखाऊंगा, लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि यह अच्छा लिखेगा। मुल्ला की बात सुनकर सब लोग ठहाके मारकर हंसने लगे और बोले, मुल्ला, तुमसे जीतना वाकई नामुमकिन है। अंत में गांव वालों ने हंसते हंसते मुल्ला को अशर्फियां दे दी और बोले, तुम्हारी अक्लमंदी के लिए ये शर्त हम खुशी खुशी हार रहे हैं। कहानी 14। एक रात की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर में गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक हल्की हल्की आहट हुई। उन्होंने आंखें खोलीं और समझ गए कि कोई चोर उनके घर में घुस आया है। मुल्ला ने चुपचाप सोने का नाटक किया और चोर को देखने लगे। चोर बड़ी सावधानी से अलमारी खोलकर उसमें रखे सामान को टटोल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने सारा सामान निकाल लिया, वह मायूस हो गया, क्योंकि उसमें कीमती चीजें नहीं थीं, सिर्फ कुछ पुराने कपड़े और किताबें थीं। चोर ने निराश होकर इधर-उधर देखा और धीरे धीरे घर से बाहर जाने लगा। तभी मुल्ला अचानक खांसते हुए उठे और बोले, भाई, क्या ढूंढ रहे थे? चोर घबरा गया और इधर-उधर देखने लगा। फिर हिम्मत करके बोला, कुछ नहीं, मैं बस रास्ता भटक गया था। मुल्ला मुस्कराए और बोले, अच्छा, अगर कुछ मिल ही नहीं रहा तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चोर अचकचा गया, कैसी मदद? मुल्ला उठे, अपनी पगड़ी पहनी और बोले, तुम इस घर में कुछ खोज रहे थे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिला। और देखो, मैं भी इतने सालों से इस घर में रह रहा हूँ, पर मुझे भी कुछ खास नहीं मिला। चलो कहीं और चलते हैं, शायद कुछ अच्छा मिले। चोर यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। वह समझ गया कि मुल्ला उसकी चालाकी से 2 कदम आगे हैं। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और भाग खड़ा हुआ। सीख, बुद्धिमानी से हर समस्या का हल किया जा सकता है, और कभी कभी समझदारी से हंसते हंसते ही लोगों को सही राह दिखाई जा सकती है। कहानी 15। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर बाजार से लौट रहे थे। उनकी दाढ़ी हवा में लहराते हुए उनके चेहरे पर शांति फैला रही थी। तभी रास्ते के मोड़ पर 3 ठगों की टोली नजर आई। ये ठग हर किसी से चालाकी से माल ऐंठने के लिए बदनाम थे। पहला ठग बोला, भाई, देखा ये गधा कितना हट्टा कट्टा है। अगर ये हाथ लग जाए तो हमारी किस्मत बदल जाए। दूसरा ठग मुस्कराया, लेकिन ये मुल्ला तो बड़ा तेज दिमाग वाला है, इससे गधा चुराना आसान नहीं होगा। तीसरे ठग ने आंख मिचकाई, तेज दिमाग का इलाज चालाकी से किया जाता है, देखो मेरी योजना। तीनों ठगों ने कानाफूसी की और फिर मुल्ला के पीछे लग गए। पहला ठग धीरे से मुल्ला के करीब आया और गधे की रस्सी खोलकर खुद उसके पीछे चलने लगा। गधे की जगह अब वो ठग था और मुल्ला गधे को पीछे मानकर बेफिक्र चल रहे थे। थोड़ी दूर जाकर मुल्ला ने पीछे मुड़कर देखा और दंग रह गए। अरे यह क्या? मेरा गधा आदमी कैसे बन गया? मुल्ला ने हंसते हुए कहा। ठग ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, हुजूर, मैं आपका गधा ही हूँ। दरअसल मैंने अपनी माँ की कसम तोड़ी थी, इसलिए भगवान ने मुझे इंसान से गधा बना दिया था। मगर आपकी संगत में चलने से मेरा अभिशाप खत्म हो गया।
मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए गंभीर स्वर में कहा, अच्छा, तो भगवान ने तुझे इंसान बनाया है। अब चल, तुझे तेरी माँ के पास छोड़ आता हूँ। ठग घबराया और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरा और तीसरा ठग मुल्ला को घेरकर हंसने लगे। अब तो तुम्हारा गधा भी गया और हमसे बच भी नहीं पाओगे, मुल्ला। लेकिन मुल्ला के चेहरे पर डर नहीं बल्कि हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि ये खेल यहीं खत्म हो जाएगा? आखिर क्या चाल चली थी मुल्ला ने? क्या गधा वापस मिलेगा या ठग ही फंस जाएंगे? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए, जहां कहानी और भी पेचीदा मोड़ लेगी। मुल्ला नसीरुद्दीन और ठगों की उल्टी चाल। क्या हर चालाकी हमेशा कामयाब होती है, या कभी कभी खुद चालाक फंदे में फंस जाते हैं? जानिए इस दिलचस्प कहानी में। पिछली बार जहां कहानी खत्म हुई थी, मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्करा रहे थे और तीन ठग उनके गधे के लिए चालाकी कर चुके थे। गधा गायब था और ठगों ने मुल्ला को घेर लिया था। तो अब बताओ, मुल्ला, पहले ठग ने हंसते हुए कहा, गधा तो गया, अब तुम भी हमारे हाथों से नहीं बचोगे। मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, अरे भाई, अगर तुम गधा ले गए तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब मेरी एक सलाह मान लो। दूसरा ठग शक भरी निगाहों से बोला, सलाह? कैसी सलाह? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गंभीरता से कहा, जो भी इंसान मेरा गधा चुराता है वो अगले 3 दिन के भीतर पागल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम लोगों को बता दूं, ताकि समय रहते कोई ताबीज ले लो। तीनों ठग एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। तीसरा ठग घबराकर बोला, ये तो झूठ बोल रहा है। हम ठग हैं, कोई आम आदमी नहीं जो इन बातों में आ जाए। मुल्ला मुस्कराए, भाई, झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा? तुम खुद देख लेना। 3 दिन में अगर तुम्हें लगे कि सब ठीक है तो मैं खुद आकर तुमसे गधा वापस मांग लूंगा। लेकिन अगर पागलपन शुरू हो जाए तो मत कहना मैंने नहीं चेताया। ठगों के माथे पर पसीना आ गया। कहीं ये सच तो नहीं? पहला ठग फुसफुसाया, क्या हो अगर ये गधा वाकई कोई जादुई चीज हो? दूसरा ठग घबराया, चलो इसे वापस कर देते हैं। खतरे में पड़ने से अच्छा है गधा छोड़ दो। ठगों ने तुरंत मुल्ला के गधे को पास के झाड़ियों से निकालकर वापस छोड़ दिया। ये लो अपना गधा। हमें ताबीज वाबीज नहीं चाहिए, ठगों ने हड़बड़ाते हुए कहा और भाग खड़े हुए। मुल्ला ने अपने गधे की लगाम पकड़ी और ठहाका लगाकर बोले, अरे भाई, किसी गधे से बड़ा गधा बनने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या ठग सच में पागल हो जाएंगे या उनकी कोई और चाल चलेगी? मुल्ला नसीरुद्दीन का अगला मजेदार दांव क्या होगा? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। तीन ठग और मुल्ला नसीरुद्दीन की आखिरी चुनौती। क्या ठग वाकई सुधर जाते हैं या उनकी लालच उन्हें फिर किसी मुसीबत में फंसा देती है? जानिए इस मजेदार और रहस्यमयी कहानी में। 3 दिन बीत चुके थे। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर उसी पुराने रास्ते से गुजर रहे थे जहां ठगों से उनकी पिछली मुलाकात हुई थी। गधा आराम से चल रहा था और मुल्ला अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कुछ गुनगुना रहे थे। तभी दूर से वही 3 ठग फिर दिखाई दिए। उनकी चाल धीमी थी, चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। पहला ठग फुसफुसाया, ये तो वही मुल्ला है। लगता है हमें फिर कोई चालाकी करनी होगी। दूसरा ठग बोला, लेकिन पिछली बार तो हमारी हालत खराब हो गई थी। अब क्या करें? तीसरे ठग ने आंखें मटकाई, इस बार हम उसे पूरी तरह लूट लेंगे। न गधा बचेगा और न मुल्ला। मुल्ला नसीरुद्दीन उनकी तरफ आते हुए बोले, अरे भाई, तुम लोग फिर मिल गए। पिछली बार तो तुम लोग बड़े घबराए हुए भागे थे। सब ठीक तो है?
ठगों ने झूठी मुस्कान दिखाई। सब ठीक है मुल्ला साहब, बस सोच रहे थे कि आपसे थोड़ी दावत ले लें, पहला ठग बोला। मुल्ला हंस पड़े, दावत तो पक्की है भाई, लेकिन पहले एक छोटी सी शर्त है। अगर तुम तीनों यह चुनौती पूरी कर लो तो न सिर्फ दावत दूंगा बल्कि गधा भी तुम्हें इनाम में दे दूंगा। तीनों ठग चौंके। गधा इनाम में? यह तो मजेदार हो गया। बताइए चुनौती क्या है? दूसरे ठग ने उत्सुकता से पूछा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, बहुत आसान है। बस यह बताओ कि गधा और इंसान में क्या फर्क है। तीनों ठग सोच में पड़ गए। पहला ठग बोला, गधा मेहनत करता है, इंसान चालाकी करता है। दूसरा ठग बोला, गधा घास खाता है, इंसान खाना खाता है। तीसरा ठग हड़बड़ाते हुए बोला, गधा मूर्ख होता है, इंसान समझदार। मुल्ला ने जोर का ठहाका लगाया। अरे भाई, जवाब तो सही हैं, लेकिन अधूरे। असली फर्क यह है कि जब इंसान लालच करता है तो वो खुद गधा बन जाता है। तीनों ठग सकते में आ गए। मुल्ला ने आगे कहा, अब तुम तीनों सोच लो, क्या दावत चाहिए या एक और सबक? क्या ठग अपनी हरकतों से बाज आएंगे या अगली बार मुल्ला उन्हें और बड़े जाल में फंसाएंगे? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। तीन ठग और मुल्ला नसीरुद्दीन की जादुई रस्सी। क्या इंसान का लालच कभी खत्म होता है या वह बार बार मुसीबत की ओर खिंचा चला जाता है? जानिए इस कहानी में, जहां मुल्ला नसीरुद्दीन और तीन ठगों की टक्कर एक नई चालाकी से होती है। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे की पीठ पर बैठकर गांव की ओर जा रहे थे। उनके पास एक पुरानी मगर मजबूत रस्सी बंधी थी। उस रस्सी के बारे में गांव में अफवाह थी कि उसमें जादुई ताकत है। कहा जाता था कि जो इस रस्सी का सही इस्तेमाल करे उसकी किस्मत बदल सकती है। तीनों ठग, जो पिछली बार मुल्ला के हाथों मात खा चुके थे, झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे। पहला ठग फुसफुसाया, ये देखो वही मुल्ला, इस बार कुछ बड़ा हाथ मारते हैं। दूसरा ठग मुस्कराया, इस बार हमें गधा नहीं, उसकी जादुई रस्सी चाहिए, वही हमारी किस्मत बदलेगी। तीसरा ठग बोला, लेकिन इस बार संभल कर, मुल्ला बड़ा चतुर है। ठगों ने एक योजना बनाई। मुल्ला नसीरुद्दीन को रास्ते में रोककर पहला ठग बोला, मुल्ला साहब, आपको सलाम। ये बताइए कि यह रस्सी वाकई जादुई है? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, भाई, ये रस्सी ऐसी चीज है जो तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकती है, मगर इसे संभालना सबके बस की बात नहीं है। ठगों की आंखें चमक उठीं। दूसरा ठग बोला, मुल्ला, हमें ये रस्सी दे दो, हम इसे संभाल लेंगे। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, ठीक है, मगर एक शर्त है। अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए तो ये तुम्हें हमेशा के लिए उलझा देगी। सोच लो। तीनों ठगों ने बिना सोचे समझे रस्सी लेने की जिद की। मुल्ला ने हंसते हुए रस्सी उनके हवाले कर दी और बोले, जाओ अपनी किस्मत आजमा लो। तीनों ठग खुशी खुशी रस्सी लेकर भाग गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने रस्सी को खींचना शुरू किया, वह खुद ब खुद उनके पैरों में लिपटने लगी। वे जितना छूटने की कोशिश करते, रस्सी उन्हें और कसती गई। पहला ठग चिल्लाया, अरे ये क्या हो रहा है? दूसरा ठग घबराकर बोला, मुल्ला ने हमें फंसा दिया। तीसरा ठग हांफते हुए चिल्लाया, भागो, नहीं तो ये रस्सी हमें पूरी तरह लपेट देगी। मुल्ला नसीरुद्दीन दूर से यह तमाशा देख रहे थे और हंसते हुए बोले, अरे भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, लालच में फंसोगे तो ये रस्सी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या ठग इस मुसीबत से बच पाएंगे या मुल्ला की अगली चाल उनका जीवन पूरी तरह बदल देगी?
जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। तीन ठग और मुल्ला नसीरुद्दीन की सोने की सुरंग। क्या लालच में पड़ा इंसान कभी समझदारी से काम लेता है, या वह बार बार उसी जाल में फंसता है? जानिए इस रहस्यमयी और मजेदार कहानी में। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। उनकी पीठ पर एक चमकीली थैली बंधी थी, जो धूप में सुनहरी चमक बिखेर रही थी। दूर झाड़ियों के पीछे वही तीन ठग छिपे हुए थे, जिनकी कई चालें मुल्ला पहले ही नाकाम कर चुके थे। पहला ठग फुसफुसाया, देखो उस थैली में जरूर खजाना है। दूसरा ठग बोला, इस बार हमें वो थैली चाहिए। कोई चालाकी नहीं, बस सीधा माल हड़पेंगे। तीसरा ठग आंख मटकाते हुए बोला, लेकिन मुल्ला को मूर्ख बनाना आसान नहीं। पहले देखो वो जा कहाँ रहा है। तीनों ठग चुपके से मुल्ला के पीछे चल दिए। थोड़ी देर बाद मुल्ला पहाड़ के पास एक अंधेरी सुरंग के बाहर रुक गए। मुल्ला ने गधे से उतरते हुए कहा, अरे वाह, वही सोने की सुरंग मिल गई। ठगों के कान खड़े हो गए। पहला ठग बुदबुदाया, सोने की सुरंग, मतलब यहाँ खजाना है। दूसरा ठग जोश में आकर बोला, अब चाहे जो हो जाए, इस बार हम ये सोना लेकर ही लौटेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सुरंग के मुंह पर थैली खोली और कुछ चमकीली चीजें अंदर डालते हुए कहा, बस थोड़ा और भर लूं, फिर वापस चलता हूँ। ठग अब अपनी योजना बनाने लगे। जब मुल्ला सुरंग के अंदर जाए, हम उसकी थैली लेकर भाग जाएंगे, तीसरे ठग ने मुस्कराते हुए कहा। जैसे ही मुल्ला अंदर गए, ठगों ने मौका देखकर सुरंग में छलांग लगा दी। लेकिन अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। धम्म, धड़ाम, अरे बाप रे, ये क्या था? पहला ठग घबराकर चिल्लाया। सुरंग अचानक गहरी और अंधेरी होती जा रही थी। उनके कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे। दूसरा ठग चीखा, हम फंस गए। ये सुरंग तो सीधी नीचे जा रही है। तीसरा ठग हकलाते हुए बोला, ये मुल्ला ने जरूर कोई चाल चली है। ठग किसी तरह बाहर भागे तो देखा मुल्ला नसीरुद्दीन वहीं खड़े मुस्करा रहे थे। क्या हुआ भाई, सोना नहीं मिला? मुल्ला ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। पहला ठग गुस्से में बोला, तूने हमें फंसा दिया था। मुल्ला हंसे, अरे भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सोने की सुरंग नहीं, मूर्खों की सुरंग है। जो लालच में फंसेगा, वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अच्छा हुआ तुम लौट आए। लेकिन ये अंत नहीं है। मुल्ला की अगली योजना क्या है? क्या ठग अब भी सुधरेंगे या एक नई मुसीबत उनकी राह देख रही है? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। तीन ठगों की आखिरी हार और मुल्ला नसीरुद्दीन का पाठ। क्या ठग आखिरकार अपनी हरकतों से बाज आएंगे, या मुल्ला नसीरुद्दीन उन्हें एक और सबक सिखाएंगे? जानिए इस अंतिम और रोचक भाग में। तीनों ठग बुरी तरह हांफते हुए सुरंग से बाहर निकले। चेहरे पर डर और थकावट साफ झलक रही थी। बस बहुत हुआ, पहला ठग गुस्से से बोला, अब हम मुल्ला से पंगा नहीं लेंगे। हर बार यही होता है, हम चालाकी करने आते हैं और मूर्ख बनकर लौटते हैं। दूसरा ठग सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, ये मुल्ला तो हमारे बस का नहीं है। इसका दिमाग हमेशा हमसे 4 कदम आगे रहता है। तीसरा ठग, जो अब तक सबसे ज्यादा लालची था, हिम्मत हार चुका था। उसने कहा, चलो भाई, ईमानदारी से मेहनत करके ही कमाई करेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन उनकी बातें सुनकर मुस्कराए। वाह, लगता है आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया, मुल्ला ने कहा। तीनों ठग झेंप गए। मुल्ला साहब, पहला ठग बोला, हमने आपको बहुत परेशान किया, माफ कर दीजिए। अब हम अपनी चालाकियों से तौबा करते हैं। मुल्ला ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, भाई, माफी तो मैं पहले ही दे चुका था।
लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति सोना नहीं, बल्कि अक्लमंदी और ईमानदारी है। तीनों ठग ने सिर झुकाया और बोले, अब हम यह पाठ कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद ठगों ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताने लगे। वहीं मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ हमेशा की तरह खुश रहते हुए नए मजेदार किस्सों की तलाश में निकल पड़े। और इस तरह तीन ठगों की कहानी यहीं खत्म होती है। एक ऐसा अंत जो बताता है कि चालाकी से नहीं, बल्कि समझदारी और ईमानदारी से जिंदगी जी जाती है। कहानी 16। एक दिन गांव के चौक पर हलचल मची थी। लोग इकट्ठा हो रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे। किसी के चेहरे पर गुस्सा था, तो किसी पर मजाक उड़ाने की मुस्कान। तभी एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, चलो, मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाओ, वो ही इस मामले का फैसला करेंगे। अब बात कुछ ऐसी थी कि गांव के दो आदमी, करीम और रशीद, आपस में झगड़ पड़े थे। करीम का दावा था कि उसका मिट्टी का घड़ा अनमोल था और रशीद ने उसे तोड़ दिया। उधर रशीद कह रहा था कि घड़ा पहले से ही टूटा हुआ था, उसने तो बस उसे जमीन पर रखा था। दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि पंचायत में कोई फैसला नहीं हो पाया। तब किसी ने सुझाया कि क्यों न मुल्ला नसीरुद्दीन को न्यायाधीश बनाया जाए। आखिर उनका दिमाग तो सब जानते थे, चालाक भी, मजाकिया भी, और कभी कभी कुछ ज्यादा ही अजीब। मुल्ला नसीरुद्दीन जब चौपाल में पहुंचे तो दोनों पक्ष उनकी ओर उम्मीद से देखने लगे। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, अपनी घुंघराली मूंछों को ताव दिया और बड़ी गहरी आवाज में बोले, तो ये बताओ, जब घड़ा टूटा तब उसमें पानी था या नहीं? करीम और रशीद एक दूसरे को देखने लगे। करीम हाँ था, रशीद नहीं, नहीं था। मुल्ला ने सिर हिलाया और बोले, तो यह तो साफ हो गया कि घड़ा टूटा था। सब लोग चौंक गए। करीम की खुशी का ठिकाना न था। लेकिन तभी मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, मगर एक बात रह गई। घड़ा टूटा कैसे? अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों के चेहरे पर शिकन आ गई। तभी मुल्ला ने आगे कहा, देखो, सच क्या है यह तो सिर्फ अल्लाह जानता है, लेकिन फैसला तो करना ही पड़ेगा। मुल्ला कुछ पल के लिए चुप हो गए। भीड़ की बेचैनी बढ़ रही थी। फिर उन्होंने घोषणा की, फैसला यह है कि दोनों पर बराबर जुर्माना लगेगा। करीम को अपने घड़े की कीमत अदा करनी होगी और रशीद को उसका आधा हिस्सा देना होगा। रशीद चौंक गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुमने घड़ा उठाया था तब वह साबुत था या टूटा हुआ? रशीद सोच में पड़ गया। जवाब नहीं सूझा। भीड़ हंसने लगी। करीम मुस्कुरा दिया और रशीद को चुपचाप अपना जुर्माना देना पड़ा। लेकिन जैसे ही फैसला हुआ और सब लोग उठने लगे, अचानक भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, अरे देखो, कोई बाजार में एक घोड़ा ऊंचे दामों में बेच रहा है, पर कह रहा है कि यह सोने से भी अनमोल है। मुल्ला की भौहें तन गईं। उन्होंने अपनी पगड़ी ठीक की और मुस्कुराकर कहा, तो क्या कोई घोड़ा सच में सोने से अनमोल हो सकता है? या फिर इसमें भी कोई चालाकी छुपी है? अगली कहानी, घोड़ा बेचने की अनोखी तरकीब। क्या मुल्ला खुद फंस गए या सबको बना दिया मूर्ख? गांव के बाजार में आज कुछ अजीब हो रहा था। चारों तरफ शोर शराबा था, लोग इकट्ठा हो रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे। कोई चौंक रहा था, कोई हंस रहा था, तो कोई सोच में डूबा था। और बीच बाजार में खड़ा था एक घोड़ा। लेकिन यह कोई आम घोड़ा नहीं था। इसकी कीमत सुनकर लोगों के होश उड़ गए थे। सिर्फ 10 अशर्फियों में।
इतनी सस्ती कीमत क्यों? एक आदमी ने पूछा। सस्ती? घोड़े का मालिक जफर जोर से हंसा। अरे ये घोड़ा तो सोने से भी अनमोल है। अब यह सुनकर लोगों का दिमाग चकरा गया। तो फिर इसे इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो? जफर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं नेकदिल इंसान हूं। मैं चाहता हूं कि कोई भाग्यशाली इसे खरीदे और इसकी असली कीमत जाने। भीड़ में खड़े मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह सब सुना तो उनकी आंखें चमक उठीं। उनकी हाजिर जवाबी और चालाकी की कहानियां तो मशहूर थीं, लेकिन आज मामला थोड़ा अलग था। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, सिर झुकाया और घोड़े की तरफ देखा। मुल्ला धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, अच्छा, अगर यह घोड़ा सोने से अनमोल है तो इसका कुछ खास हुनर भी होगा। जफर ने बड़ी शान से कहा, बिल्कुल। यह घोड़ा हवा से भी तेज दौड़ता है, यह कभी थकता नहीं और यह रास्ता भी खुद पहचान लेता है। अब तो मुल्ला मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्होंने जेब से 3 अशर्फियां निकाली और बोले, भाई, मैं ज्यादा अमीर नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे घोड़े की काबिलियत देखी जाए। जफर ने आंखें तरेरी। 3 अशर्फिया? मजाक कर रहे हो? मुल्ला ने सिर हिलाया। अरे, तुमने खुद कहा कि घोड़ा अनमोल है, तो फिर इसका कोई मोल कैसे हो सकता है? कोई अनमोल चीज तो मुफ्त में ही मिलनी चाहिए। भीड़ हंसने लगी। जफर झेंप गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अच्छा, चलो, इसे आजमाने के लिए एक बार घुड़सवारी कर लो, फिर तुम्हें इसकी कीमत समझ आ जाएगी। मुल्ला मुस्कुराए। उन्होंने अपनी पगड़ी कसकर बांधी और घोड़े पर सवार हो गए। भीड़ ताली बजाने लगी। घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर अचानक इतनी तेज दौड़ा कि लोग चिल्लाने लगे। अरे, मुल्ला को रोक लो। घोड़ा सच में बहुत तेज था, लेकिन यह मुल्ला नसीरुद्दीन थे, मजाकिया, चालाक और सबसे बड़े खिलाड़ी। उन्होंने घोड़े की गर्दन पर धीरे से थपकी दी और कान में फुसफुसाए, अगर तू सच में इतना अनमोल है तो अब रोक कर दिखा। लेकिन घोड़ा रुका नहीं। वह और तेज भागने लगा। बाजार पीछे छूट गया, खेत खलिहान पार हो गए। मुल्ला को समझ आ गया कि यह घोड़ा तो वाकई बेकाबू था। अब सवाल यह था, क्या मुल्ला इस दौड़ते हुए तूफान को काबू कर पाएंगे? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर घोड़ा खुद रास्ता पहचानता है तो क्या यह मुल्ला को सही जगह ले जाएगा या फिर कहीं और? अगली कहानी, जब घोड़ा रुका तो मुल्ला कहाँ पहुँचे और वहां ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव फिर से हंसी से गूंज उठा? जानने के लिए इंतजार करें अगले भाग का। घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पगड़ी को कसकर पकड़े हुए थे और दिल ही दिल में सोच रहे थे, अगर यह घोड़ा खुद रास्ता पहचानता है तो यह मुझे सही जगह ले जाएगा या फिर कहीं और। खेत खलिहान, जंगल, नदियां सब पीछे छूटते जा रहे थे, लेकिन घोड़ा था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुल्ला को अब घबराहट होने लगी। उन्होंने कान में फुसफुसाकर कहा, भाई देख, मैं भी चाहता हूं कि तू सोने से भी अनमोल साबित हो, पर जरा मुझे जिंदा भी छोड़ दे। पर घोड़ा कुछ सुनने को तैयार नहीं था। अचानक घोड़ा रुका, लेकिन कहाँ? मुल्ला की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोलीं तो वह खुद को एक सुनसान कब्रिस्तान में खड़ा पाए। चारों ओर टूटी फूटी कब्रें, सूखी झाड़ियों में अटकी फटी हुई चादरें और दूर किसी उल्लू की डरावनी आवाज। मुल्ला ने इधर उधर देखा। या अल्लाह, ये कौन सी जगह आ गया मैं? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, एक धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मुल्ला, मुल्ला, तुम्हें इस घोड़े ने यहाँ क्यों भेजा है? मुल्ला के चेहरे का रंग उड़ गया।
उन्होंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी अचानक पीछे से दो नकाबपोश आदमी निकले। उनके हाथों में मोटी मोटी थैलियां थीं, जिनमें कुछ भारी सामान भरा हुआ था। वे आपस में बात कर रहे थे। सुन, इसे जल्दी जमीन के नीचे छुपा दो, वरना कोई देख लेगा। अब मुल्ला की समझ में आ गया कि वह कहीं गलत जगह फंस गए हैं। यह घोड़ा सीधे चोरों के अड्डे पर आकर रुका था। मुल्ला घोड़े से नीचे उतरे और नकाबपोशों के पास जाकर बोले, सलाम अलैकुम भाइयों। मैं समझ गया तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। चोर एकदम चौकन्ने हो गए। एक ने तलवार निकालते हुए कहा, क्या मतलब? तुम कौन हो? मुल्ला ने लंबी सांस ली और गंभीर आवाज में बोले, मुझे मत पहचानने की गलती मत करो। मुझे इस घोड़े ने यहाँ भेजा है। यह कोई आम घोड़ा नहीं है। यह सिर्फ उन्हीं को यहाँ लाता है जो या तो बहुत बुद्धिमान होते हैं या फिर बहुत खतरनाक। चोर एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये क्या कह रहा है? मुल्ला ने रहस्यमय आवाज में कहा, अगर मैं यहाँ आ गया हूँ तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। या तो तुम मुझे सब बता दो, या फिर इस घोड़े को ही पूछने दो कि उसने मुझे यहाँ क्यों लाया। घोड़ा अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब वह धीरे धीरे अपनी टांगें पटकने लगा, जैसे वह सच में कुछ कहने वाला हो। अब चोरों की हालत खराब होने लगी। उनमें से एक हड़बड़ाते हुए बोला, भाई, हो सकता है यह सच कह रहा हो। कहीं हमें पकड़ा तो नहीं देंगे? दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, इसे चुपचाप कुछ देकर भेज दो। अब मुल्ला की आंखें चमक उठीं। उन्होंने गंभीर चेहरा बनाए रखा और बोले, ठीक है, इस बार छोड़ रहा हूं, मगर ध्यान रखना, अगली बार अगर यह घोड़ा फिर मुझे यहाँ लाया तो मामला बिगड़ सकता है। और फिर कुछ ही मिनटों बाद मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार में वापस लौट रहे थे, लेकिन इस बार सिर्फ घोड़े के साथ नहीं, बल्कि चोरों की थैली में भरे सोने के सिक्कों के साथ। जब गांव वालों ने मुल्ला को देखा तो सब चौंक गए। अरे, मुल्ला तो अमीर हो गए। कोई पूछने लगा, मुल्ला, यह दौलत कहाँ से आई? मुल्ला मुस्कुराए, घोड़े की गर्दन थपथपाई और बोले, ये तो बस इस अनमोल घोड़े का जादू है। पर रुको, अभी असली मजा तो तब आएगा जब मैं इसे खुद बेचने की तरकीब सोचूंगा। अगली कहानी, क्या मुल्ला खुद इस घोड़े को ऊंचे दामों में बेचने में कामयाब होंगे, या कोई और उनकी ही चालाकी उन पर उलट देगा? जानने के लिए इंतजार करें अगले भाग का। गांव के लोग अभी भी घोड़े को घूर रहे थे। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह वही घोड़ा था जो मुल्ला को कब्रिस्तान तक दौड़ा ले गया था और जिसके चलते उन्हें सोने की थैली मिली थी। अब तो हर कोई इस घोड़े को खरीदने के लिए उत्सुक था। एक धनी व्यापारी इब्राहिम भीड़ से आगे बढ़ा और बोला, मुल्ला, अगर यह घोड़ा सच में अनमोल है तो इसे मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इसके बदले 50 अशर्फिया दूंगा। मुल्ला मुस्कुराए। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाई और बोले, इब्राहिम भाई, देखो, यह घोड़ा सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं बल्कि नसीब भी बदल देता है। लेकिन एक छोटी सी शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा। मुल्ला ने गंभीर होते हुए कहा, इसे बेच तो दूंगा, लेकिन ध्यान रहे, इसे चलते समय कभी भी यह मत पूछना कि यह तुम्हें कहाँ ले जा रहा है। अगर तुमने यह सवाल कर लिया तो इसका जादू टूट जाएगा। अब इब्राहिम को और भी लालच आ गया। वाह, तो यह घोड़ा जादुई भी है। उसने झट से अशर्फिया निकाली और मुल्ला से घोड़ा खरीद लिया। पूरा गांव देख रहा था।
इब्राहिम बड़े शान से घोड़े पर चढ़ा और बोला, चलो मेरे नए अनमोल घोड़े, मुझे दौड़ाओ। घोड़ा धीरे धीरे चला, फिर तेज दौड़ने लगा, फिर और तेज, और फिर अचानक बिना रुके दौड़ने लगा। इब्राहिम घबराकर चिल्लाने लगा, अरे ये कहाँ जा रहा है? मगर तभी उसे मुल्ला की शर्त याद आई, कभी मत पूछना कि यह कहाँ जा रहा है। अब बेचारा व्यापारी करे तो क्या करे? पूछे तो मुसीबत, न पूछे तो घोड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी नई चमचमाती अशर्फियों को देखा, मुस्कुराए और बोले, लो भई, घोड़ा भी गया, सोना भी आया और मजा भी आ गया। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने चतुर दिमाग से न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि फंसाने वाले को ही फंसा दिया। कहानी 17। ये बात उस दौर की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई और हाजिर जवाबी का डंका पूरे राज्य में बजता था। उनके मजाकिया किस्से गांव से लेकर राजमहल तक मशहूर थे। एक दिन राजा ने दरबार बुलाया और कहा, आज मैं मुल्ला को हर हाल में मात देकर रहूंगा। दरबार सजा हुआ था। बड़े बड़े मंत्री, दरबारी और सैनिक सब अपनी जगह पर बैठे थे। राजा ने मुल्ला को दरबार में बुलाकर गहरी नजरों से देखा और बोले, मुल्ला, तुम्हें चतुराई का बड़ा घमंड है। आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी पहेली लाया हूं जिसका जवाब तुम नहीं दे पाओगे। मुल्ला ने अपनी टोपी सीधी की, मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आपकी पहेली का जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूं। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, ऐ मुल्ला, बताओ ये धरती कितनी भारी है? सारा दरबार सन्न रह गया। किसी को भी इस सवाल का जवाब नहीं सूझा। मंत्री आपस में खुसुर पुसुर करने लगे, मगर मुल्ला शांत खड़े रहे। उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, महाराज, इसका जवाब मैं तभी दूंगा जब आप मुझे ये बताएं कि ये धरती किसके ऊपर टिकी हुई है। राजा का चेहरा लाल हो गया। दरबारी भौचक्के थे। राजा बोले, ये तो मैं भी नहीं जानता। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, जब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं देते, मेरी पहेली का उत्तर भी नहीं मिलेगा। राजा असमंजस में थे। वो हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने दूसरी पहेली सोचनी शुरू कर दी। इस बार उन्होंने तय किया कि ये पहेली ऐसी होगी जिससे मुल्ला के दिमाग के तार हिल जाएं। लेकिन तभी दरबार के बाहर शोर मच गया। एक सैनिक भागता हुआ अंदर आया और बोला, हुजूर, खजाने से चोरी हो गई है। राजा का चेहरा चिंता से भर गया। उन्होंने गुस्से से कहा, जिसने ये किया है उसे मैं खुद सजा दूंगा। लेकिन पहले ये बताओ कि चोर कौन है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर इजाजत हो तो मैं इस चोर को ढूंढ सकता हूं, लेकिन ये आसान नहीं होगा। क्या मुल्ला नसीरुद्दीन चोर को पकड़ पाएंगे? और अगर हां तो क्या ये उनका सबसे चतुर जवाब होगा? इस दिलचस्प मोड़ का जवाब जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में। क्या आपने कभी बिना किसी सबूत के किसी चोर को पकड़ा है? अगर नहीं तो आज मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई आपको हैरान कर देगी। तो कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ी थी। राजा के खजाने में चोरी हो चुकी थी। दरबार में हड़कंप मच गया था। राजा गुस्से से लाल थे और बोले, मुल्ला, तुमने कहा था कि चोर को पकड़ सकते हो। अब दिखाओ अपनी चतुराई। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। बस मुझे सभी दरबारियों को इकट्ठा करने की इजाजत दीजिए। राजा ने आदेश दिया और कुछ ही पलों में सारे दरबारी जमा हो गए। मुल्ला ने बड़ी ही संजीदगी से कहा, इस चोरी के पीछे किसी न किसी का हाथ है, लेकिन चोर को खुद अपने गुनाह का कबूलनामा करना होगा। मुल्ला ने सभी को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया
और बोले, अब मैं सबको एक जादुई लाठी दूंगा। इस लाठी की खासियत ये है कि जो भी चोर होगा उसकी लाठी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। दरबारी इस जादू की बात सुनकर हैरान हो गए। चोरी के शक में खड़े दरबारियों के चेहरों पर पसीना आने लगा। रात बीती और अगली सुबह मुल्ला ने सभी को वापस बुलाया। हर कोई अपनी लाठी लेकर आया। मुल्ला ने ध्यान से सबकी लाठियां देखीं और एक दरबारी की ओर इशारा करके बोले, महाराज, यही चोर है। राजा और दरबार भौंचक के रह गए। राजा ने पूछा, लेकिन तुमने इसे कैसे पहचाना मुल्ला? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, ये चोर खुद को बचाने के लिए इतना घबरा गया था कि उसने रात में लाठी का 1 इंच हिस्सा काट दिया ताकि वो लंबी न हो जाए। सारा दरबार हंसी से गूंज उठा। राजा ने चोर को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया और मुल्ला की तारीफ की। लेकिन जैसे ही मुल्ला दरबार से बाहर निकले, उन्हें एक गुप्त संदेश मिला। उसमें लिखा था, अगर तुम वाकई चतुर हो तो इस पहेली का जवाब ढूंढो, जो दिखता है वो असलियत नहीं है। असली खेल रात में खेला जाएगा। मुल्ला ने संदेश को पढ़ा और मुस्कराए, लगता है ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या मुल्ला इस नए रहस्य का पर्दाफाश कर पाएंगे? कौन है वो जो रात में खेल खेलना चाहता है? इस रहस्य से पर्दा उठेगा अगले भाग में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण संदेश आपके जीवन को बदल सकता है? आज मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला था। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां मुल्ला को वो अजीब गुप्त संदेश मिला था। जो दिखता है वो असलियत नहीं है। असली खेल रात में खेला जाएगा। मुल्ला ने संदेश पढ़कर गहरी सांस ली और बुदबुदाए, अब देखना ये है कि ये खेल कौन खेल रहा है और क्यों। रात का वक्त हो चला था। महल के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो छिपकर महल की दीवार के पास टहलते हुए हर चीज पर नजर रख रहे थे। तभी उन्हें अंधेरे में 2 परछाइयां महल के पिछवाड़े की ओर जाती हुई दिखीं। मुल्ला फुर्ती से उनके पीछे चल पड़े। धीरे धीरे वो परछाइयां महल के पुराने खजाने के कमरे के पास रुक गईं। उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा, सब माल अंदर है, बस ताले को खोलना बाकी है। मुल्ला ने ये सुनते ही अपनी मशहूर चतुराई से एक योजना बनाई। वो तेजी से दौड़कर महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे और वहां तैनात पहरेदार से बोले, अगर आज रात तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कल ये राजा का महल तुम्हारे सिर पर नहीं रहेगा। पहरेदार हड़बड़ाया, क्या हुआ मुल्ला साहब? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, बस मेरी एक तरकीब है। बिना सवाल किए मेरा साथ दो। फिर क्या था? मुल्ला ने पहरेदारों को लेकर सीधे खजाने के कमरे का दरवाजा घेर लिया। अंदर मौजूद चोर अब भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी मुल्ला ने जोर से आवाज लगाई, ओह! खजाने के अंदर तो सांप छोड़ दिए गए हैं। अगर जान प्यारी है तो निकल भागो। चोर घबरा गए और डर के मारे जैसे ही बाहर निकले, पहरेदारों ने उन्हें दबोच लिया। राजा को जब ये खबर मिली तो वो हैरान रह गए। उन्होंने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, ये सब कैसे किया? मुल्ला मुस्कराए और बोले, हुजूर, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी डर भी हथियार बन सकता है। राजा ने खुश होकर मुल्ला को इनाम देने की घोषणा की। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह मुल्ला को एक और चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, तुमने मेरे आदमियों को पकड़ लिया मुल्ला, पर असली मास्टरमाइंड मैं हूं। मुझे पकड़कर दिखाओ अगर चतुर हो। मुल्ला ने चिट्ठी पढ़ते हुए कहा, तो असली खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कौन है वो असली मास्टरमाइंड? क्या मुल्ला उसे पकड़ पाएंगे?
इस रहस्य का खुलासा होगा अगले भाग में, मुल्ला नसीरुद्दीन और असली मास्टरमाइंड की तलाश। क्या आपने कभी ऐसी चालाकी देखी है जो सीधी आंखों के सामने होते हुए भी नजर न आए? आज मुल्ला नसीरुद्दीन एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे थे जो उनके धैर्य और बुद्धि की सबसे बड़ी परीक्षा था। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां मुल्ला को वो चुनौती भरी चिट्ठी मिली थी। तुमने मेरे आदमियों को पकड़ लिया मुल्ला, पर असली मास्टरमाइंड मैं हूं। मुझे पकड़कर दिखाओ अगर चतुर हो। मुल्ला ने चिट्ठी को ध्यान से देखा। एक कोने पर हल्का सा धूल का निशान था, जैसे इसे जल्दी में लिखा गया हो। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, जिनके पास वक्त नहीं होता वो अक्सर जल्दबाजी में अपनी गलतियां छोड़ जाते हैं। चिट्ठी के कागज की खुशबू ने मुल्ला का ध्यान आकर्षित किया। ये साधारण कागज नहीं था, बल्कि महल में राजा के खजांची द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला खास कागज था। मुल्ला की आंखें चमक उठीं। तो असली मास्टरमाइंड महल के भीतर ही है, मुल्ला ने सोचते हुए कहा। अगले दिन मुल्ला ने दरबार में राजा से कहा, हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इस परीक्षा में वो मास्टरमाइंड खुद को बेनकाब कर देगा। राजा ने चकित होकर पूछा, कैसी परीक्षा मुल्ला? मुल्ला मुस्कराए और बोले, बस आज रात दरबार में सभी मंत्रियों और खजांची को बुला लीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि गुनहगार कैसे अपनी ही चाल में फंसता है। रात को दरबार सजा। सभी मंत्री, दरबारी और खजांची इकट्ठा हुए। मुल्ला ने मंच पर खड़े होकर कहा, आज यहाँ एक खास सोने की थाली रखी गई है। जो भी इस थाली को छुएगा उसके हाथ पर काले रंग का निशान पड़ जाएगा, वही चोर होगा। सभी दरबारी बारी बारी से उस थाली के पास गए, लेकिन किसी ने उसे छुआ नहीं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं सबके हाथ देखूंगा। हर किसी ने अपने हाथ बड़े गर्व से दिखाए, साफ सुथरे, बिना किसी दाग के। लेकिन मुल्ला की नजर खजांची पर टिक गई। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था और उसने बड़ी सतर्कता से अपने हाथ पीछे छिपा रखे थे। मुल्ला ने गर्व से घोषणा की, यही है असली मास्टरमाइंड। राजा ने चौंक कर पूछा, मगर कैसे? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, हुजूर, थाली पर कोई रंग नहीं था। मैंने बस कहा था कि जो चोर होगा वो डर के मारे थाली छूने की हिम्मत नहीं करेगा। बाकी सबके हाथ साफ हैं क्योंकि उन्होंने थाली छूने से परहेज नहीं किया। लेकिन इस खजांची ने अपने हाथ छुपा रखे हैं क्योंकि उसने थाली को छूने की कोशिश ही नहीं की। यही इसका डर और अपराध बोध है। राजा ने खजांची को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। दरबार मुल्ला की चतुराई की तारीफों से गूंज उठा। लेकिन जैसे ही मुल्ला दरबार से बाहर निकले, एक गुप्त आदमी ने उनके कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुल्ला साहब, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। असली सोना अब भी गायब है। क्या मुल्ला असली सोने का पता लगा पाएंगे? कौन है इस साजिश का अगला खिलाड़ी? इस रहस्य का खुलासा होगा अगले भाग में, मुल्ला नसीरुद्दीन और असली सोने का रहस्य। क्या आपने कभी ऐसी चालाकी देखी है जहां अपराधी हर मोड़ पर एक कदम आगे हो, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धि के आगे कोई कब तक टिकता? तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां एक गुप्त आदमी ने मुल्ला के कान में फुसफुसाया था, मुल्ला साहब, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। असली सोना अब भी गायब है। मुल्ला ने गहरी सांस ली और राजा के पास जाकर बोले, हुजूर, ये चोरी किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। मास्टरमाइंड अभी भी हमारी पहुंच से बाहर है। लेकिन मुझे एक तरकीब सूझी है। अगर आप मेरा साथ दें तो सोना जल्द ही वापस मिल जाएगा। राजा ने हामी भरी। मुल्ला ने कहा, हम पूरे राज्य में ये खबर फैला देंगे कि जो भी चोरी का असली मास्टरमाइंड है
उसे माफी दी जाएगी अगर वो खुद सामने आकर सारा सच बताए। ये खबर चारों तरफ फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन असली चोर तब भी छिपा रहा। तभी मुल्ला ने एक गुप्त सूचना के आधार पर खजाने के पुराने कमरे का दौरा किया। वहां उन्होंने दीवार की एक ईंट पर गौर किया जो बाकी ईंटों से हल्की सी बाहर निकली हुई थी। उन्होंने उस ईंट को हटाया तो एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। मुल्ला ने राजा के सैनिकों को बुलाकर उस सुरंग में भेजा। कुछ ही देर में सैनिकों ने सोने के बड़े बक्से के साथ एक शख्स को पकड़कर बाहर निकाला। वो कोई और नहीं बल्कि राजा का सबसे विश्वसनीय सलाहकार था। राजा ने गुस्से में पूछा, तुमने ये गद्दारी क्यों की? सलाहकार ने सिर झुकाकर कहा, मुझे लगा मैं ज्यादा योग्य हूं इस राज्य का मालिक बनने के लिए, लेकिन मेरी लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। राजा ने मुल्ला की ओर देखा और बोले, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से राज्य को बचा लिया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, कभी कभी जो दिखता है वही असलियत नहीं होता। बस सही वक्त पर सही नजर रखनी पड़ती है। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने न केवल चोरी का रहस्य सुलझाया बल्कि अपनी बुद्धिमानी से राज्य को एक बड़ी साजिश से भी बचा लिया। और फिर वो अपनी चिरपरिचित हंसी के साथ बोले, अब मेरा इनाम गधे के लिए चारे का इंतजाम करा दीजिए, बाकी तो मैं खुद संभाल लूंगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम एक बार फिर चमत्कारी कहानियों में दर्ज हो गया।